हेलो प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। आज की इस वीडियो सेशन में मैं स्वागत करता हूं और आज हम कक्षा 6 के लिए बीजगणित का अध्याय नंबर 12 और प्रश्नावली 12.2 कर रहे हैं। इसमें हम देख लेते हैं आज के लिए हम क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें बीजीय व्यंजकों के लिए 2 नियम दिए गए हैं, 3 नियम दिए गए हैं, उनको देखेंगे। उसमें हमें सबसे पहले दिया गया है क्रम विनिमयता का स्थान परिवर्तन। ठीक है, जैसे a प्लस एक्स प्लस वाई है, ये किसके बराबर है, y प्लस एक्स है। ऐसे ही हमें दिया है, मतलब x पहले था वो 1 पे था और ये 2 पे था, तो ये 2 प्लस 1 हो गया। ठीक है, यानी 1 प्लस 2 करो तो भी 3 और 2 प्लस 1 करो तो भी 3 है। ये हमें यहाँ पे समझाया गया है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, योग में क्रम विनिमयता क्या है, देखते हैं सिद्ध होती है कि नहीं होती। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल क्रम बदलने से नहीं बदलता है, यानी 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 संख्याओं के यह गुण योग भी क्रम विनिमयता कहलाता है। ठीक है, यानी 5 प्लस 2 का उत्तर भी कितना है, 7 है, और 2 प्लस 5 का उत्तर भी कितना है, 7 है। यानी हमारा क्रम विनिमयता से संख्याओं का जो योग है उसमें परिवर्तन नहीं होता, योगफल वही रहता है। इसलिए यदि x प्लस वाई और y प्लस एक्स है तो ये संख्याएँ हमारी क्रम विनिमयता को बीजीय व्यंजक में सिद्ध करती है। अब गुणन में देख लेते हैं। इसी प्रकार से दो संख्याएं अगर गुणा की जाए, यानी 5 प्लस 2, 5 गुणा में 2 और 2 गुणा में 5 लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं है। 6 गुणा में 2 लिखूं या 2 गुणा में 6 लिखूं, 3 गुणा में 4 लिखूं या 4 गुणा में 3 लिखूं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 4 तिये भी 12, 4 3 चौके 12, तो 6 दूनी भी 12, 2 छिके भी 12। मतलब ये क्रम विनिमयता हमें यहाँ पे समझ में आती है। और ये गुणन में भी यहाँ पे लिखा है कि अर्थात दो संख्याओं के गुणा में संख्याओं के क्रम बदल दिए हमने। पहले जो 1 पे था 1 गुणा 2 और यानी 2 गुणा 1 कर दिया हमने, तो भी हमारा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुणनफल है, यानी जो हमारा उत्तर है वह हमारा वही रहता है। तो यह गुणन की क्रम विनिमयता कहलाती है। ठीक है, ये थी योग और गुणन की क्रम विनिमयता। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा नहीं, यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट दिया है, वितरणता का नियम। ठीक है, वितरणता का नियम आप एक तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, जो परिमाप का सूत्र होता है क्षेत्रफल के, ठीक है, आयत का परिमाप, आयत क्षेत्रफल परिमाप का सूत्र आगे बता दूँ मैं, इसको एक बार यहीं पे कर लेते हैं। मान लीजिए कि x गुणा 35 को मान ज्ञात करना है, तो हम 35 का बाड़ा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 35 को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। 8 गुणा 35 है तो मैंने इसको 35 को तोड़ दिया है। ठीक है, ये हमारा 8 गुणा में 30 प्लस में 5, इस तरीके से इसका फैक्टर कर लिया। ठीक है, इसको गुणज कर लिया। अब ये इसको विभाजित करके हमने यहाँ पे 2 संख्याओं के रूप में लिख लिया। अब 8 थी 24 हमें पता है, और प्लस 5, 8 5 40 पता है, यानी हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 280। यानी 35 को 8 से गुणा करो और तो भी 280 आएगा, और ये 8 गुणा 30 और 8 गुणा 5 जोड़ो तो भी हमारे पास 280 उत्तर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार व्यापक रूप से x, y और z के लिए x गुणा वाई प्लस z और वो x गुणा वाई और x गुणा z, यहाँ पे यही लिखा है। पहले x को किससे गुणा करेंगे, y से गुणा करेंगे, उसके बाद x को किससे गुणा किया, z से गुणा किया। ये देखो x गुणा वाई प्लस में x गुणा में z। वितरणता का नियम इसी तरीके से होता है। जैसे हम आयत का परिमाप होता है उसमें भी ऐसे ही करते हैं, आयत के परिमाप में। ठीक है, इस सूत्र से हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो पहले 2 को किससे गुणा करते हैं, इससे भी गुणा कर सकते हैं, फिर इसको गुणा कर सकते हैं और फिर इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा परिमाप वही आएगा जो इनको सीधा जोड़ने पर भी आता है। ठीक है, ये रहा, ये इसी तरीके से हम परिमाप का, आयत के परिमाप का सूत्र लिखते हैं। ये 8 को 2 मानो, अंदर का 30 प्लस 5 है वो लंबाई प्लस चौड़ाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल से आगे हमारे पास है ज्यामिति के नियम हैं जो बीजीय रूप में हम क्षेत्रमिति में वर्ग और आयत के परिमाप भी बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है।
तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ABCD का परिमाप ए, चारों दिशाएं क्या होती है, ए बराबर होती है। यहाँ ये भी 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। अब ए का मान क्या है, वो हम ए लिख सकते हैं, मतलब भुजा किसके बराबर है, ए के बराबर है। और कितनी भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं होती हैं। तो हम 4 भुजाओं को क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया, एक तरह से बीजीय रूप हो गया, ठीक है। ये हमें यही बात समझा रहा है यहाँ पे। अब आगे आयत का परिमाप है, ये देखो वितरणता का नियम वैसे ही लागू हो रहा है। जैसे 8 गुणा में 30 प्लस में 5 लिख दिया, तो यहाँ पे मैं इसको 8 को अगर 2 मान लूँ तो ये सिद्ध मेरा हो रहा है कि ये वितरणता का नियम है। 2 गुणा में 30 प्लस में 5, अब 2 3 60, 30 दूनी 60 और प्लस 5 दूनी 10, ये 70 भी हो रहा है। अगर मैं इसको 35 गुणा में 2 करूँ तो भी मेरा 70 हो रहा है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा था, 2 गुणा में 5, इसको जोड़ लिया, ठीक है। दोनों तरीके से हमारे पास 70 प्राप्त होता है। तो ये वितरणता का नियम था। अब आयत में बीजीय व्यंजक यहाँ पे लिखा है कि ये लंबाई है और चौड़ाई है, इसको मैंने ये बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा है। ये एल और बी क्या है, चर राशि है। यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है, लंबाई चौड़ाई हर एक आयत की अलग अलग होती है, इसलिए ये चर राशि है, परिवर्तनशील राशि है, ठीक है। और यहाँ पे एल और बी हमारा ये सूत्र बनता है। त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज का परिमाप भी ऐसे ही होता है। ए बी सी, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो ये सारी क्या होती है, ए बी सी क्या है, एक चर राशि है और ये परिवर्तनशील है, ठीक है। तो ये बीजीय व्यंजक के रूप में हमने ए प्लस बी प्लस सी के रूप में व्यक्त की है यहाँ पे। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रश्नावली शुरू होती है यहाँ पे। इस प्रश्नावली में हमें पहला सवाल दिया है, संख्या 3, 7 और 4 से संख्यात्मक व्यंजक बनाइए केवल जोड़ व घटाव के चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो पहले प्रश्न में हमें क्या लिखा है, 3 गुणा में 7 नहीं, जोड़ और घटाव का प्रयोग करना है तो 3 प्लस 7 माइनस 4 लिख देते हैं। दूसरा एक इसका और बना सकते हैं, अगर मैं चिन्हों को परिवर्तन करूं इधर से उधर, तो यहाँ पे 3 माइनस 7 प्लस में 4, ठीक है। ये हमें संख्यात्मक व्यंजक बनाए हैं, क्योंकि इसमें x, y, z, p, q और s जैसे बीजीय जो चर राशि के व्यंजक होते हैं वो नहीं है, h, ठीक है। यहाँ पे सारी चर राशि है, इसलिए ये संख्यात्मक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, केवल गुणा और जोड़ का प्रयोग करना है। तो पहले गुणा का प्रयोग कर लेते हैं, 7 प्लस में 5, ठीक है। और इसी का स्थान परिवर्तन कर देते हैं अंकों का, सॉरी ये चिन्हों का, गुणा के जो चिन्ह हैं यहाँ पे जोड़ घटा के, तो इनको हम परिवर्तन करते हैं। तो ये 3 प्लस में 7 गुणा में 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दोनों व्यंजक ये हो गया है, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये है, इसका पहला ये है और दूसरा ये है, यानी दो हमने यहाँ पे व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं जो संख्यात्मक रूप में है, न कि बीजीय व्यंजक में। जब तक x, y, z न आ जाए संख्या में, ये पदों में, तो वो संख्यात्मक व्यंजक होते हैं। अब बीजीय व्यंजक के बारे में आगे देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है और कौन सा संख्यात्मक है। तो ये प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया कि व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि बीजीय व्यंजक है। अब देखो x यहाँ पे लगा है पहले में, तो ये बीजीय व्यंजक है। हम यहाँ पे एक अलग से लिख लेते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो ये कौन सा है, एक तो पहला है, इसमें x y नहीं है, इसमें x है, यानी 1/4 है, 5वां है और छोटा है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, 2x हो गया, इसमें x/2 यानी भाग के रूप में और प्लस माइनस के रूप में है, और यहाँ पे गुणा के रूप में है। तो ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं। अब संख्यात्मक कौन से होंगे, संख्यात्मक क्या है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो 2 ही बचे थे हमारे पास, तो ये दूसरा और तीसरा हमारा संख्यात्मक व्यंजक हो गया है, ठीक है। ये संख्यात्मक व्यंजक है और बाकी सारे बीजीय व्यंजक हैं। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये तो इतना ही था कि हमें संख्यात्मक क्या है, वो जिसमें संख्याएं सिर्फ संख्याएं होंगी,
और बीजीय में संख्या प्लस में एक्स वाई जेड जैसे चर राशियों के चिन्ह होंगे। अब हमें यहाँ पे एक बस देखना है कि निम्न व्यंजकों में को ध्यान में देखिए और बताइए कि प्रत्येक को बनाने में जोड़, घटा, गुणा और भाग में से किन किन संक्रियाओं का प्रयोग हुआ है। संबंधित संक्रिया वाले स्तंभ से में नहीं है, गलत का निशान लगाइए, ठीक है, या हम छोड़ देंगे। तो x + 5 में सिर्फ जोड़ का ही निशान या चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। चिन्ह देखने हैं कौन से, ये 4 चिन्ह हमें यहाँ पे देखने हैं। एक साथ एक भी हो सकता है, एक साथ दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो 7 + 5 है ये। मैं इस चित्र को थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, होता है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज़ बात समझ में आएगी। तो 7 m है, वो क्या है, 7 गुणा में m है, ठीक है, 7 गुणा में m है, इसके बराबर ये 7 m है, ठीक है। तो ये एक गुणज भी है साथ में, प्लस का ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह अलग से स्पष्ट दिख रहे हैं, और ये हमें ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सही का निशान लगाते हैं क्योंकि इसमें जोड़ था, और ये 7 m है वो गुणा का निशान है, इसलिए हम इसको गुणा का निशान लगा लेते हैं। 3 y - 3x है, y - 3x क्या हो जाएगा, इसमें y माइनस का है और 3x क्या है, गुणा का है, तो ये घटाव का भी है और ये गुणा का भी है, ठीक है। बाकी को हम छोड़ देंगे ऐसे खाली, हमें इतना गलत या सही निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खाली छोड़ देना आप ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कौन सा किसके साथ है। और अगला है माइनस का है, तो यहाँ पे हम घटाव का ही निशान लगाएंगे। और ये 3x गुणा का भी है, और ये भाग की संख्या है, साथ में 2 चिन्ह माइनस के लगे हैं, तो ये हम घटाव का है, गुणा का है और भाग का है, ठीक है। और आगे है y बटा में 17, y/17 है हमारा यहाँ पे भाग का। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। हमने संक्रिया यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग के जो चिन्ह लगे हुए थे इनको हमें पहचान करने थे और उनमें निशान लगाना थे कि ये एक साथ किन किन को है। तो सर्वाधिक इस संख्या में चिन्ह लगे हैं घटाव, गुणा और भाग के। अब चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए, ठीक है। ये हमें एक पद दिए गए हैं, इनको हम बीजीय व्यंजक के रूप में बनाना है। पहला क्या है, a में 7 जोड़ना, a + 7। दूसरा क्या है, b में से घटाना है। दूसरा क्या है, घटाना, तो b - 10। तीसरा क्या है, x का 4 गुणा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 4 गुणा में x = 4x। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे है x में 4 का भाग देना, x बटा में 4 का भाग देना, ठीक है। पाँचवा यहाँ पे लिखेंगे 7 में से x घटाना, यानी 7 - x, ठीक है। छठा क्या है, 10 में से q का भाग देना, तो 10 बटा में q का भाग देंगे। तो ये हमारे इस तरीके से व्यंजक लिखने थे, हमने इनको लिख लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित स्थितियों के व्यंजक लिखिए। 2n में 15 जोड़ना, तो पहले का उत्तर हम यहाँ लिख लेते हैं 2n + में 15, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 से x में से 15 घटाना, तो 2x लिखेंगे और उसमें घटाना कितना है वो चिन्ह लगा के 15 घटा देते हैं। तीसरा क्या है, p के दुगने में 3 जोड़ना, तो यहाँ पे लिखा है कि p है, उसका दोगुना कब होगा, इसको 2 लिख देते हैं आगे, तब ये दुगना हो गया। अब इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो हम 3 जोड़ देते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न क्या है, q के दुगने में 3 घटाना। अब q लिखा है, उसका दोगुना कब होगा, इसके आगे 2 लगा देते हैं, उसमें से -3 लिखेंगे, तो ये हमारा चौथा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा कि q के दुगुना है, यानी 2q - 3 करना है। पाँचवा क्या है, y को 5 से गुणा कर उसमें से 11 घटाना है, y गुणा में 5,
ठीक है, -11, यानी क्या हो जाएगा 5y -11। ठीक है, छठा है हमारा z को -3 से गुणा कर उसमें 11 जोड़ना, z गुणा में -3 गुणा में उसमें 11 जोड़ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तब हमें ये हो जाएगा -3z गुणा प्लस में 11। ये हमारा उत्तर है, इसमें ये उत्तर है 5y -11। ठीक है, मैंने आपको तरीके के साथ में समझा दिया है। तो ये था मेरा 5वां सवाल, आपके सामने सिद्ध किया मैंने आपके लिए। कक्षा 6 का प्रश्नावली 12.2 चल रही है। और जिसने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके मित्र भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Q5 व -3 का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक बनाने हम क्या बना सकते हैं इसमें से? देखो, एक तो बना सकते हैं 5Q, यानी मैं 5 को गुणा करता हूँ Q से, उसमें से -3 कर सकता हूँ, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बना सकता हूँ कि मैं 5 -3 Q है उसमें से माइनस करूँगा किसको, 3 गुणा में -3 को। ठीक है, अब ये भी मैं कर सकता हूँ। एक व्यंजक क्या बन सकता है मेरा, तीसरा, व्यंजकों को कोई निश्चित नहीं होता। अब 3Q भी बन सकता है, ठीक है, माइनस का 3Q और प्लस का 5 भी बन सकता है। तो ये हमारे व्यंजक इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, ये तीनों अपने आप में सही हैं। अब Q का मान जो हम रखना चाहें वो हम रख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक के बीच में। ठीक है, अब आगे 7वां सवाल देख लेते हैं क्या है। 7वें सवाल में, यदि नाथों के पास x रुपये तो बताइए कि बिना के पास नाथों के पास धन से दुगना धन है तो उसके पास कितना धन है। बिना के पास नाथों के पास x रुपये है तो बिना के पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या लिखा है ध्यान से पढ़ेंगे। अगर नाथों के पास x रुपये हैं तो बिना के पास नाथों के धन से 2 गुना है, यानी x है बिना का, तो ये x का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले सवाल का उत्तर ये सिर्फ इतना होगा, क्योंकि नाथू के पास x रुपये है और बिना के पास 2 गुना है तो हमने 2 से गुणा कर दिया x को, तो हमारे पास ये 2x उत्तर आ गया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न में। नाथू ने 150 रुपये की पुस्तकें खरीदी और उसके पास कितना धन बचा, यानी 150 रुपये की पुस्तकें खरीद ली तो उसके पास धन कितना बचेगा। माना पहले x राशि थी, उसमें से उसने 150 रुपये की पुस्तकें खरीद ली, तो हम जो घटाएंगे x में से तो हमारे पास जो उत्तर बचेगा वो हमें याद हो जाएगा। परंतु हमें यहाँ पे इतना ही लिखना है, x - 150। ठीक है, तीसरा प्रश्न मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि नाथू के प्रारंभिक धन का आधा सीमा के पास है। सीमा के पास कितना धन है, नाथू के पास में था x, उसमें से आधा करेंगे तो हम इस पे 2 का भाग देंगे तो ये सीमा का धन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सीमा के पास धन कितना है, x बटा में 2 है, आधा हो गया, x का आधा ही तो करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। मिली के पास नाथों के धन से 3 गुना धन है। मिली के पास है वो नाथों से 3 गुना धन ज़्यादा है, यानी नाथों के पास x था और मिली के पास कितना है, 3x धन है। ठीक है, बस ये इतने सिंपल सवाल हैं, आपको सिर्फ ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार के दुगने से 5 अधिक है, यदि उसकी ऊंचाई क्या होगी यदि आधार b है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, उसकी ऊंचाई है आधार के दुगने से 5 अधिक है, यानी आधार यहाँ पे हमें b दिया है। ठीक है, तो ये b है, तो ये क्या बोल रहा है कि दुगना, आधार का दुगना और उसमें 5 अधिक है। ठीक है, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी, b लिखो पहले, इसका दुगना किया और इसमें 5 अधिक है। ठीक है, तो ये हमारी ऊंचाई होगी। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हम लिख लेंगे 2 गुणा में b, यानी दुगना है और उसमें 5 अधिक जोड़ देंगे। आधार से 5, आधार क्या हमारा b है, उसका मैंने दुगना किया और ये अब किसके बराबर हो गया, 2b प्लस में 5 के बराबर हो गया। ये हमें इसमें इतना ही सवाल करना था। ठीक है, 8वां सवाल हो गया। 9वें देख लेते हैं। 9वें सवाल में विमल की आयु p है वर्ष है, तो बताइए कि आज से 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। अगर आज p है
ठीक है, पी है और उसमें से 10 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो माइनस करेंगे, तो ये होगी पी माइनस 10, तो उसकी 10 वर्ष पहले की आयु। दूसरा प्रश्न हमें क्या पूछा है, 5 वर्ष पश्चात विमल की आयु क्या होगी, यानी 5 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, तो आज क्या है, पी मान है उसका, मतलब हमें नहीं पता कि वो 5 का है 10 का है, पर हमें बताया पी का है। अब ये 5 वर्ष बाद होगा, यानी पी जो आज की आयु है पी, उसमें हम 5 जोड़ देंगे, चाहे वो 10 हो चाहे 15 हो, पी का मान हमें नहीं पता, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जोड़ना है कितनी आयु, 5 वर्ष, ताकि हमें 5 वर्ष बाद की जो आयु है वो हमें समझ में आ जाएगी। तीसरा प्रश्न है, विमल की चाची उससे 3 गुना उम्र बड़ी है, तो चाची की उम्र क्या हो जाएगी, तो पी, विमल पी वर्ष का है और चाची कितने गुना, 3 गुना बड़ी है, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 3 पी चाची की उम्र आ जाएगी। ठीक है, चाची की उम्र। फोर्थ हमारा है, विमल की आयु के दुगने से 5 कम करने पर विमल की माँ की आयु प्राप्त होगी। विमल की आयु के दुगने से 5 कम करने पर, यहाँ पे विमल की आयु पी है, उसको दुगना करता हूँ मैं, तो ये 2 पी हो जाता है, उसमें से 5 कम कर देते हैं, तो ये मेरे को माँ की आयु प्राप्त हो जाती है, यानी माँ की आयु है 2 पी माइनस में 5, तो ये हमारी माँ की आयु है। ठीक है, ये हमारा सवाल थे आज के। प्रश्नावली इसी के साथ 12.2 ख़त्म होती है और प्रश्नावली 12.3 करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल।